ये दुनिया, जहां पर एक रहस्यमयी संरचना, जिसे टावर ऑफ मेलेवलेंस कहा जाता है और जिसे हार्बिंगर ऑफ डिजास्टर्स भी कहा जाता है, अचानक कहीं से प्रकट हो जाती है। इसके साथ ही अनगिनत राक्षस और राक्षसी जीव सामने आते हैं जो मानवता पर कहर ढाते हैं और उन्हें निराशा की गहराई में डुबो देते हैं। उनका विनाश इतना भयंकर होता है कि इंसानियत विलुप्त होने की कगार पर पहुंच जाती है, जब तक कि पहले जागरूक योद्धाओं की पीढ़ी, जिन्हें फाउंडर्स कहा जाता है, उन्हें चुनौती देने के लिए खड़ी नहीं होती। ये वीर योद्धा इन भयानक राक्षसों को पीछे धकेलने में सफल हो जाते हैं और अंततः टावर को नष्ट कर देते हैं। पहली बार मानवता इन दूसरी दुनिया से आए प्राणियों के खिलाफ विजय प्राप्त करती है। फाउंडर्स को नायकों के रूप में सराहा जाता है और उनके महान कारनामों को मौजोलियम ऑफ द फाउंडर्स में अमर कर दिया जाता है। एक सदी बाद एक युवा लड़का कनागिमी मानातो नाम का एक लाइब्रेरी में बैठा उन महान योद्धाओं के बारे में किताब पढ़ रहा होता है। जैसे ही वो पढ़ता है, उसे एक निडर तलवारबाज के बारे में पता चलता है, जिसने सिर्फ एक लकड़ी की छड़ी से अकेले ही 10,000 सैनिकों को हरा दिया था। वह एक बुद्धिमान जादूगर की कहानी भी जानता है, जो बिना कोई मंत्र बोले ही शक्तिशाली जादू कर सकता था। हालांकि वर्तमान युग में इन कहानियों को सिर्फ किंवदंती या परियों की कहानी माना जाता है, वो वास्तविकता नहीं जो ये कभी थीं। इसके बावजूद कनागी का सपना है कि वो भी एक दिन अपना नाम इतिहास में दर्ज करे, जैसे कि फाउंडर्स ने किया था। उसके शरीर पर चुने गए योद्धाओं की मुहर है, एक रहस्यमयी निशान जो अचानक उसके शरीर पर उभरा है, और वो कसम खाता है कि वो इस उपाधि के योग्य खुद को साबित करेगा। लेकिन हालांकि सच्चाई बहुत कठोर है। जब उसके सहपाठी अपनी कक्षा पास करने का जश्न मना रहे होते हैं, कनागी अपनी सीट पर बैठा रहता है। उसकी नज़रें फोन की स्क्रीन पर टिकी होती हैं। जो संदेश वह देख रहा होता है, वह उसके सबसे बड़े डर की पुष्टि करता है। वह हंटर क्वालिफिकेशन परीक्षा में फेल हो गया है। जबकि हंसी और खुशियां चारों ओर गूंज रही होती हैं, उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। हालात तब और भी बदतर हो जाते हैं जब उसके सहपाठी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, पार्टी मनाने की बात करते हैं और व्यंग में कहते हैं कि उसे कचरा साफ कर देना चाहिए। जैसे ही कोई जो जागृत हो चुका है, वह इस सरल नियम को समझता है। नाम लिखना परीक्षा में सफलता सुनिश्चित करता है। फिर भी इस ज्ञान के बावजूद वह लगातार 3 साल से फेल हो रहा है। केवल उपहास और कलंक की पहचान ही अर्जित कर पाया है। यह उसका अंतिम अवसर है और यह भी उसके हाथों से फिसलता जा रहा है। वह यह मानने लगता है कि हंटर बनना एक असंभव सपना है। अकेले क्लासरूम में वह चुपचाप फटे हुए कागजों को उठाता है। उसके विचार निराशा से भरे होते हैं। लिखित परीक्षा में पूर्ण अंक प्राप्त करने और वर्षों तक अपनी आभा को सुधारने का कोई फायदा नहीं हुआ। उसका क्रेस्ट, जो ताकत का प्रतीक माना जाता है, अब एक खाली घाव जैसा लगता है, एक उपहार नहीं। वह एक कूड़ेदान को पकड़े हुए होता है। उसके भीतर गुस्सा और दुख उमड़ने लगता है, जब तक कि उसके शब्द बाहर ना निकल जाएं। वह भी संस्थापकों के बीच खड़ा होना चाहता है, मान्यता पाना चाहता है, एक असफलता से बढ़कर कुछ बनना चाहता है। तभी एक आवाज उसकी निराशा को चीरते हुए उसके नाम से पुकारती है और उसे स्कूल गेट की ओर बुलाती है। वास्तविकता में वापस लौटते हुए वह जवाब देने में झिझकता है। उसे सब कुछ भूल चुका होता है। एक लंबी सांस लेते हुए वह बस एक बार सराहा जाना चाहता है, एक बार सम्मानित होना चाहता है, जैसे ए रैंक हंटर हिजाकी काइस। बाहर पहले से ही छात्रों की भीड़ जमा हो चुकी होती है, जो हिजाकी काइस के बारे में फुसफुसा रही होती है। हिजाकी अपनी मोहक स्मान के साथ माफी मांगते हुए छात्रों से बात करता है, उस हड़कंप को स्वीकार करता है जो उसकी वजह से हुआ है। इसी बीच हिजाकी के अनुयायी कनागी की ओर मुड़ते हैं, उसे डांटते हैं कि वह देर से आया और उनके नेता का इंतजार कराया। हकलाते हुए वह बस एक कमजोर माफी दे पाता है, लेकिन इसलिए पहले की बात बड़े हिजाकी खुद ही हस्तक्षेप करता है और अपने अधीनस्थों को पीछे हटने का इशारा करता है। उनमें से एक कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन हिजाकी जोर से हंसते हुए पास खड़े पत्रकारों की ओर इशारा करता है। रिपोर्टरों की मौजूदगी कोई और बहस नहीं होने देती और उसके अनुयायी झट से माफी मांगते हैं। तभी एक रिपोर्टर हिजाकी के पास उत्साहपूर्वक एक फोटो दिखाता है, जिसमें वह एक ड्रैगन को एक ही बार में हराते हुए दिख रहा होता है। जब उसे इस बारे में पूछा जाता है तो हिजाकी गर्व और थोड़ी शर्मिंदगी से जवाब देता है कि यह एक शानदार तस्वीर है, लेकिन खुद को इस तरह महिमा मंडित होते देखना अब भी थोड़ा असहज लगता है। हिजाकी और कनागी ने 3 साल पहले अकेडमी में प्रवेश किया था, लेकिन उनकी राहें हमेशा से एक दूसरे से बिल्कुल अलग रही हैं। हिजाकी हमेशा से एक विलक्षण प्रतिभा रहा है, हर विषय में आसानी से सर्वोच्च अंक हासिल करता रहा है, जबकि कनागी कुछ भी नहीं। ज्यादा नहीं, बस एक बात की सोच, एक सुविधाजनक निशाना हिजाकी की लगातार प्रताड़ना का। अब पूरे दिन हिजाकी के साथ एक डॉक्यूमेंट्री के लिए समय बिताने को मजबूर, कनागी खुद से सवाल करता है कि उसे यहां बुलाया ही क्यों गया है। पत्रकारों के बीच जिज्ञासा जगती है जब उनमें से एक कनागी की ओर इशारा कर पूछता है कि वो कौन है।
बिना किसी हिचकिचाहट के हिजाकी मुड़ता है, जैसे उसका परिचय देने वाला हो, पर बीच में ही रुक जाता है। थोड़ा झुककर अपने एक अनुयायी से वो धीरे से पूछता है, लड़की का नाम क्या है? वे बताते हैं कि उसका नाम है केनी मिनातो। हिजाकी गर्दन हिलाते हुए नाम दोहराता है जैसे वो उसे जानता हो। फिर वो जोड़ता है कि कनागी की ग्रेड्स बहुत अच्छी नहीं हैं, लेकिन वो हमेशा हिजाकी से मदद मांगता रहता है, इतना कि ये उसके खुद की प्रशिक्षण में रुकावट डालता है। ये बात सुनकर कनागी हैरान रह जाता है। उसकी उलझन और बढ़ जाती है जब हिजाकी पत्रकारों को बताता है कि कनागी अक्सर उससे पैसों की मदद भी मांगता है। कनागी सच्चाई जानता है, हिजाकी ने हमेशा उससे लिया है, ना कि उल्टा। ये साल उसके लिए एक ऐसा साल है जो उसने पहले कभी नहीं सहा, अपमान और बेबसी से भरा हुआ। हिजाकी की कहानी से प्रभावित पत्रकार उसे एक आदर्श उदाहरण बताते हैं। इस छवि को मजबूत करने के लिए हिजाकी अचानक कनागी को पकड़ता है और कैमरों की ओर मुड़कर कहता है कि कनागी जल्द ही एक अवेकन बनेगा और इतिहास में अपनी छाप छोड़ेगा। पत्रकार कनागी की ओर मुड़ते हैं, ये मानते हुए कि वो खुद को धन्य महसूस कर रहा होगा। वे उसकी प्रतिक्रिया के लिए उसे घेरते हैं, उसकी कृतज्ञता सुनने को आतुर। कनागिया सब झूठ को झुठलाना चाहता है, पर तभी हिजाकी झुककर कहता है, तू फेल हो चुका है, तू बेकार है। वो कनागी से कहता है कि बेहतर है वो ये मान ले और मुसीबत से बचे। उसके कंधे पर एक जोरदार दबाव कनागी को उसके पुराने यातनाओं की याद दिला देता है। डर उसके चेहरे पर साफ दिखाई देता है, और जब वो बोलता है तो एक मजबूर मुस्कान के साथ कहता है, मेरे पास आभार व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है। इसके बाद हिजाकी बातचीत को अपने अनुसार मोड़ देता है। समय कम है और चर्चा को आगे बढ़ाना चाहिए। वो अपनी ट्रॉफियों की ओर इशारा करता है, एक ऐसा दृश्य जिसे देखकर कनागी कांप उठता है। पीछे से वो दो पत्रकारों की फुसफुसाहट सुनता है। एक पूछता है कि क्या कनागी का नाम लेने लायक भी है। दूसरा कहता है, किसी को परवाह नहीं होगी। उसी समय कनागी को एक क्रूर सच्चाई का एहसास होता है। केवल ताकत ही तय करती है कि कौन याद रखा जाएगा, नैतिकता की कोई कीमत नहीं। वो आंसू रोकने की कोशिश करता है और अपना नाम बोलने की कोशिश करता है, पर उससे पहले ही एक आवाज उसे उसकी सोच से बाहर खींच लाती है। मुड़कर वो देखता है कि हिजाकी अपने साथियों के साथ उसकी ओर आ रहा है। बिना कोई कारण बताए वो हिजाकी को आदेश देता है कि वो स्कूल के बाद फाउंडर्स मॉज़ोलियम पर पहुंचे। कनागी उलझन में पूछता है, क्यों? हिजाकी सिर्फ मुस्कुराता है और कुछ अनपेक्षित कहता है, तो परीक्षा फिर से दे सकता है। ये बात कनागी को चौंका देती है। हिजाकी उसे आश्वासन देता है कि वो संघ के साथ बात कर लेगा। जब कनागी उसके इरादों पर सवाल करता है तो हिजाकी साफ कर देता है कि ये सब उसकी छवि को चमकाने के लिए है। आखिरी सेगमेंट उसी मॉज़ोलियम में शूट होगा, सब कुछ वहीं रिकॉर्ड होना है। वो जाते जाते एक बात साफ कर देता है, कनागी के पास कोई विकल्प नहीं है। अचानक पीछे से एक आवाज उनके कानों पर सवार उठाती है। हिजाकी आराम से जवाब देता है, जैसे कि उसे मजा आ रहा हो, और सुझाव देता है कि उस इंसान को अब तक सब समझ जाना चाहिए था। वो बताता है कि वे खजाने की तलाश में हैं। दूसरा व्यक्ति कनागी गुस्से से फट पड़ता है, हिजाकी को कब्रों का लुटेरा कहता है और पूछता है कि क्या उसे पता भी है कि उस मकबरे में जो विश्राम कर रहे हैं उनका महत्व क्या है। हिजाकी उस बात को नजरअंदाज करता है और संस्थापकों की एक मूर्ति को लात मार देता है, ये कहते हुए कि अतीत का कोई मतलब नहीं। वो तर्क देता है कि अमीर बनने का मौका बहुत बड़ा है जिसे वो छोड़ नहीं सकता, और संस्थापकों के अवशेषों को केवल पुराने अवशेष कहकर खारिज कर देता है। कनागी स्पष्ट रूप से आहत है। वो संस्थापकों की महानता को स्वीकार करता है और अपनी इच्छा व्यक्त करता है कि वो उनकी विरासत का अनुकरण करना चाहता है। गुस्से में वो हिजाकी पर झपट पड़ता है, लेकिन हिजाकी बड़ी आसानी से हमले से बचता है और कनागी के पेट पर जोर से वार करता है, जिससे वो दर्द में गिर पड़ता है। जैसे ही हिजाकी उसे अपमानित करता और मारता है, उसका एक आदमी बीच में आता है और बताता है कि उन्होंने कुछ कीमती चीजें खोज ली हैं। वो आदमी खजानों का एक संग्रह दिखाता है जिसमें गोलाकार क्रिस्टल भी होता है जो रहस्यमय आभा छोड़ रहा होता है। हिजाकी बेहद खुश होता है और कहता है कि इससे उसका भविष्य सुरक्षित हो सकता है और अब उसे कभी काम नहीं करना पड़ेगा। कमजोर और बोलने में संघर्ष करता कनागी उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोशिशें बेकार होती हैं। हिजाकी उसका कॉलर पकड़ता है और सीधे शब्दों में समझाता है कि उसने कनागी का इस्तेमाल किया है। वो बताता है कि वो जानता था कि कनागी अक्सर लाइब्रेरी जाता है और उसके सपने क्या हैं। हिजाकी बेरहमी से कहता है कि कनागी उसकी योजना में सिर्फ एक मोहरा था।
फिर वो कनागी को बाहर खींच ले जाता है, उसे उसके हंटर बनने के सपने को लेकर चढ़ाता है। वो अपने प्लान का खुलासा करता है कि वो खजानों को चुराकर गायब हो जाएगा और कनागी को दोषी ठहराएगा। जैसे ही वो कनागी को एक खाई के किनारे ले जाता है, वो उसका नाम पूछता है एक बार फिर, लेकिन तुरंत उसे महत्वहीन बताकर एक क्रूर अलविदा कहता है। हिजाकी उसे नीचे गिरा देता है, जिससे कनागी नदी में गिर जाता है। जैसे ही कनागी डूबता है, उसके विचार दौड़ने लगते हैं। क्या ये उसका अंत है? सालों की ट्रेनिंग, अनगिनत परीक्षाएं, क्या ये सब बेकार गया? उसे लगता है जैसे वो गुमनामी में खो जाएगा, जैसे उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। उसी समय एक अजीब सी रोशनी उसे घेर लेती है। कुछ आकृतियां प्रकट होती हैं और उनकी आवाजें चारों ओर गूंजती हैं। वे उसे एक पात्र बताते हैं और कहते हैं कि वे अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कनागी का उपयोग करेंगे। वो अपने आप को वीर आत्माएं बताते हैं, वही आत्माएं जो उस पवित्र स्थान में बंद थीं। हमारा लड़का उन रोशनी और आवाजों से बहुत भ्रमित होता है। एक आत्मा कनागी की क्रेस्ट की ओर इशारा करती है और उसे क्रेस्ट ऑफ नथिंगनेस कहती हैं। वे बताते हैं कि उसमें कोई शक्ति नहीं है, लेकिन उसमें असीम शक्ति की संभावना है। आत्माएं उसे एक विकल्प देते हैं कि वो किसी एक आत्मा के साथ अनुबंध करे और एक विशेष कला में पारंगत हो, चाहे वो जादू हो, तलवारबाजी, सहनशीलता या रसायन शास्त्र। वे जोर देते हैं कि वो तय करे कि उसे किसकी शक्ति चाहिए। पहले कनागी सोचता है कि उसे हिजाकी जैसी शक्ति चाहिए, लेकिन फिर उसका इरादा बदल जाता है। अब वो दूसरों की नकल नहीं करना चाहता। उसे ऐसी शक्ति चाहिए जो दुनिया में कहीं और ना हो, एक ऐसी शक्ति जो उसके द्वारा झेले गए हर अपमान को मिटा सके। जब आत्माएं उससे अंतिम निर्णय पूछती हैं, कनागी जोर से कहता है कि उसे सब कुछ चाहिए। उसे उनके हर एक अंश की शक्ति चाहिए, किसी एक से कम नहीं। संस्थापक आत्माएं चौंक जाती हैं। उन्हें लगता है कि कोई भी पात्र इतनी शक्ति सहन नहीं कर सकता, लेकिन कनागी उन पर चिल्लाता है और अचानक वो सबको सोख लेता है। सभी आत्माएं चकित हैं कि कैसे इतना कमजोर पात्र उन सबको एक साथ समा लिया। एक पहाड़ी के ऊपर से हिजाकी देखता है कि नदी से अचानक एक तेज रोशनी फूटती है। पानी बुरी तरह उफान मारता है, जैसे नीचे कोई विस्फोट हुआ हो। कुछ पलों बाद कनागी प्रकट होता है और पहाड़ी पर उतरता है, हिजाकी और उसके आदमियों के सामने। कनागी से एक शक्तिशाली आभा निकल रही होती है और उसकी उपस्थिति पूरी तरह बदल चुकी होती है। हिजाकी का एक आदमी हंसते हुए ताना मारता है कि कनागी वापस रेंगते हुए लौट आया है, जैसे कोई तिलचट्टा। कनागी शांत रहता है, पेड़ से छोटी सी टहनी भुनाता है और उसे घुमाता है। वे सब हंसते हैं, सवाल करते हैं कि क्या वो सचमुच सिर्फ एक लकड़ी से उनसे लड़ेगा। हिजाकी अब चिढ़कर आदेश देता है कि कनागी का सर काट दिया जाए, इस बार वो बचकर ना जाए। उनमें से एक आदमी, जो खुद को ए रैंक का तलवारबाज बताता है, आगे आता है। वो अपनी तलवार में ऊर्जा भरता है और घमंड से कहता है कि कनागी को गर्व होना चाहिए कि वो उसके जैसे योद्धा के हाथों मारा जाएगा। वो तेजी से कनागी पर वार करता है। तलवार हवा चीरती है और वो कनागी के पीछे जाकर उतरता है। लेकिन कुछ भयानक हो चुका होता है। उसके शरीर से खून बहना शुरू हो जाता है, जैसे वो खुद वार का शिकार हुआ हो। वो दर्द से चीखता है और जमीन पर गिर पड़ता है। हिजाकी और बाकी के आदमी अवाक होकर देखते हैं, समझ नहीं पाते कि हुआ क्या। कनागी अभी भी शांत खड़ा है, हाथ में वही टहनी पकड़े हुए। वो गिरे हुए आदमी को चढ़ाता है कि उसे वही तलवार कला सिखाए जिसकी वो डींगे मार रहा था। ये सुनकर बाकी का आदमी एक मंत्र शुरू करता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाए, कनागी उसे अपने ही जादू से पठार देता है। वो जोर से थंडर बोल्ट हड्डाद नामक मंत्र पढ़ता है और वो बिजली सी हिजाकी के आदमी पर गिरती है, जो हारकर जमीन पर गिर पड़ता है। हिजाकी अभी भी स्तब्ध खड़ा है, समझ नहीं पा रहा कि ये सब कैसे हो गया। करता है और बिजली सीधी हिजाकी के आदमी को लगती है, जिससे वो जमीन पर गिरकर हार जाता है। हिजाकी अविश्वास में खड़ा है। वो समझ नहीं पाता कि कनागी ने सिर्फ एक टहनी से पहले उसके आदमी को हराया और अब बिना कोई मंत्र बोले जादू भी कर दिया। उसे प्राचीन किंवदंतियां याद आने लगती हैं। एक ऐसे महान तलवारबाज की कहानी जिसने सिर्फ लकड़ी की छड़ी से 10,000 की सेना को हराया था, और एक ऐसे जादूगर की कहानी जो बिना मंत्र के जादू करता था। अब ये सारी कहानियां कनागी में जीवित होती नजर आ रही हैं। संस्थापकों की आत्माएं जो कभी समाधि में थीं, अब उसके भीतर हैं। कनागी के भीतर 106 महान संस्थापकों की आत्माएं हैं। हिजाकी की बातों को याद करते हुए वो आगे बढ़ता है और कहता है कि उसका नाम इतिहास में दर्ज रहेगा। उससे एक नई कथा जन्म लेगी। संस्थापक उसकी आत्मा में स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं और इस बात को लेकर उत्साहित है कि अब शरीर का नियंत्रण किसे मिलेगा। महान तलवारबाज हिनोई राव कनागी से बात करता है। वो हैरान है कि उसे इतने वर्षों बाद कोई याद कर रहा है। वो हिजाकी को तुच्छ मानते हुए कनागी का ध्यान पीछे की एक रहस्यमयी चीज की ओर दिलाता है।
कनागी उस अजीब बैग की ओर देखता है जिससे अंधकार की ऊर्जा निकल रही होती है। जैसे ही वो ध्यान केंद्रित करता है, एक विशाल शक्ति फूटकर निकलती है और कनागी चौंक जाता है। हिनोई शांत रहता है, उसके होंठों पर हल्की मुस्कान होती है। इसी बीच शहर में एक 3 सिर वाला भेड़िया तबाही मचा रहा होता है। एक आदमी किसारगी को पुकारता है और उस जानवर से निपटने को कहता है। किसारगी फुर्ती से हमला करता है और ऊपर से वाटरफॉल इंपैक्ट अटैक करता है। भीड़ तालियों से गूंज उठती है। किसारगी, जो एक एस रैंक शिकारी है, सबकी तारीफ को नम्रता से स्वीकार करता है और हिजाकी के बारे में पूछता है। एक आदमी कहता है कि हिजाकी शायद किसी इंटरव्यू में व्यस्त है। किसारगी कहता है कि उसकी प्रसिद्धि गिल्ड के लिए फायदेमंद होगी। तभी पूरा शहर एक भयानक दबाव से घिर जाता है। लोग डर से गिरने लगते हैं, यहां तक कि शिकारी भी। किसारगी देखता है कि ए और बी रैंक के शिकारी भी उस दबाव को झेल नहीं पा रहे। अब यह साफ हो जाता है कि एक एस रैंक से ऊपर का राक्षस शहर में आ चुका है। जंगल में समाधि के पास हिजाकी कांपता हुआ बैठा है। बैग से निकली राक्षसी आकृति को देखकर वो चौंक जाता है। वो पूछता है कि ये राक्षस है या कोई और चीज। कनागी बताता है कि हिजाकी की हरकतों ने मुहरे को मुक्त कर दिया है। जिस वस्तु को उसने छेड़ा, उसने सील तोड़ दी और टावर का राक्षस अब बाहर आ गया है। हिनोई पहचान लेता है उस राक्षस को। वो एम्प्टीनेस का अवतार है, एस रैंक से भी ऊपर की श्रेणी का। उसकी विषैली ऊर्जा कुछ ही किलोमीटर में सैकड़ा लोगों को मार सकती है। हिजाकी डर में भागने लगता है। कनागी चेतावनी देता है कि भागना और भी बुरा होगा, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। राक्षस हिजाकी को अपने टेंटिकल से मारकर उसकी तलवार, जिससे उसने एक बार ड्रैगन को मारा था, अब बेकार साबित होती है। राक्षस उसके शरीर में घुसकर उसकी आत्मा चूस लेता है। कनागी ये सब देखता है क्योंकि वो पहले ही जानता था कि ये होगा। हिनोई उसके पास आता है और शरीर का पूरा नियंत्रण मांगता है। वो कहता है कि क्या कनागी उसकी एक हाथ की तलवार कला देखना चाहता है, लेकिन बाकी संस्थापक आकर हिनोई को रोकते हैं। उसे बालों से खींचकर पीछे कर देते हैं कि वो अकेले शरीर पर नियंत्रण क्यों चाहता है। तभी कैनेडी आता है और कहता है कि शरीर पर सबका बराबर अधिकार होगा। अगर किसी को शरीर चाहिए तो उसे असली ताकत दिखानी होगी। हिनोई तलवार निकालता है और शरीर से मैच करने लगता है। बाकी संस्थापक भी ऐसा करने लगते हैं। हिनोई की तलवार दूसरे संस्थापक के कौशल से एक हाथ काट देती है। राक्षस पलटकर हमला करता है, लेकिन अब कनागी की चालें इंसानी नहीं रही। हर संस्थापक की शक्ति अब उसके भीतर है। एक के बाद एक नियंत्रण ले रहे हैं और कनागी राक्षस को जमीन पर पटक देता है। वो धनुष उठाकर तीर मारता है, फिर अग्नि, बर्फ और तूफान जैसे हमले करता है। हिनोई हिजाकी की टूटी तलवार उठाता है। राक्षस अचानक जमीन से हमला करता है, लेकिन कनागी की आंखें चमकने लगती हैं। एक महान जादूगर उसमें नियंत्रण लेता है और बिजली से राक्षस को झटका देता है। फिर एक छलांग लगाकर कनागी ऊपर से गेक्किरूटा दची वेव कटिंग ब्लेड नामक एक हाथ की तलवार कला से राक्षस को 2 टुकड़ों में काट देता है। राक्षस मर जाता है। कनागी मुस्कुराता है। एक पेड़ की शाखा पर एक कौवा बैठा सब कुछ देख रहा होता है। शहर के एक टावर पर एक आदमी फोन उठाता है और सुनकर हैरान रह जाता है कि राक्षस मर चुका है। वो पूछता है कि क्या कोई ताकतवर शिकारी वहां था। दूसरा व्यक्ति बताता है कि वीडियो फुटेज में एक स्टूडेंट ने यह सब किया है। वो आदमी, चिहारा मदोरी, जो दुनिया का सबसे ताकतवर जागृत व्यक्ति है, हैरान रह जाता है। हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। अलविदा।